इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा देखते हैं। सबसे पहले पढ़ा हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण का नियम ना। क्या पढ़े हम लोग? गुरुत्वाकर्षण का नियम। सबसे पहले हमने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? इस ब्रह्मांड में स्थित किसी भी दो पिंडों या दो से अधिक पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है? इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट है, ये मास m1 है और m2 है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है m1 इंटू m2। और क्या होता है? इनके बीच की दूरी की क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर के। कितना हो जाएगा? इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर कांस्टेंट प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, कांस्टेंट लगेगा कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, जिससे कैपिटल जी को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब है इसकी वैल्यू बेटा कहीं पर भी बदलती नहीं है। ताप, दाब, द्रव्यमान, स्थान किसी का भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसकी जो वैल्यू होती है कैपिटल जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होती है, इसकी यूनिट होती है। इसको भी देख लिए हैं। इसकी वैल्यू किसने बताया था बेटा? सर हेनरी कैवेंडिश ने। किसने बताया था? सर हेनरी कैवेंडिश ने। यहाँ तक इसको पढ़ चुके थे। फिर हम लोगों ने क्या देखा था बेटा कि यहाँ पर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। मतलब क्या है? अगर इनका द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो क्या होगा? बढ़ेगा। यदि इनकी बीच की दूरी को बढ़ाया जाएगा तो आकर्षण बल कम होगा। अगर इनकी बीच की दूरी को कम किया जाएगा तो आकर्षण बल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है जिस रेशियो में ये बढ़ेगा उसी रेशियो में ये इंक्रीज करेगा ना। लेकिन यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। यहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोगों ने। देखा था बेटा, हमने बताया था कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट्स है वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित करती हैं। जैसे ये चौक है, चौक मुझे आकर्षित कर रहा है, मैं चौक को आकर्षित कर रहा हूँ, ठीक है। ये मोबाइल मुझे आकर्षित कर रही है, मैं इसे आकर्षित कर रहा हूँ। लेकिन फील क्यों नहीं होता है? तो फील इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर जो जी की वैल्यू आती है कैपिटल जी की, वो क्या होती है बेटा? बहुत कम होती है ना। ये तभी फील होगा जब कोई एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो, दूसरा क्या हो? बहुत, दोनों में से एक बड़े ऑब्जेक्ट है। जैसे अर्थ और मून के बीच लगने लगता है ना। मून और अर्थ, मून, ये जितने भी हमारे क्या सेलेस्टियल बॉडीज हैं ये ब्रह्मांड में कैसे हैं? सस्पेंडेड है ना स्पेस में, लटके हुए। क्यों लटके हुए? क्योंकि उनके बीच क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा सब एक दूसरे से क्या है? बंधे हुए हैं। आया समझ में? जैसे मान लो एक रस्सी की डोरी ले लिया जाए, इस पे एक पत्थर बांध को उसको तेजी से घुमाया जाए तो ये क्या होगा? ऐसे गोल गोल चारों तरफ घूमेगा कि नहीं घूमेगा? यहाँ पर जो ये इसी के चारों तरफ ये रोटेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? एक पॉइंट के चारों तरफ रोटेट, क्योंकि ये क्या कर रहा है? इसको एक टेंशन प्रदान कर रहा है, बल प्रदान कर रहा है ना। ऐसे ही तो मान लेते हैं ये अर्थ हो गई, ये मून जो है अर्थ का रोटेशन क्यों कर रहा है बताओ? इसलिए कर रहा है क्योंकि इनके बीच क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ये दोनों एक दूसरे से क्या है बेटा? बंधे हुए हैं। आया समझ में? फिर उसके बाद हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या देखा आगे चलकर? पहले इसी पे न्यूमेरिकल देख ले। मान लेते हैं कोई एक दो पिंड है, उनके बीच की दूरी, उनके बीच लगने वाला जो बल है वो दिया है बेटा 1000 न्यूटन। क्या दिया है? 1000 न्यूटन। और उनके बीच की जो दूरी है इसको हम लोग कितना कर दें? 10 टाइम्स कर दें। क्या कर दें? 10 गुना बढ़ा दें तो लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कितना आएगा बताइए? कितना आएगा? अगर इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल पहले कितना 1000 न्यूटन है, अगर इनकी बीच की दूरी को हम लोग 100 टाइम कर दें, सॉरी 110 टाइम कर दिया जाए, कितना कर दें? पहले आर है, अब इनके बीच की डिस्टेंस को हम लोग बढ़ाकर कितना कर दें? 10 आर कर दें। तो बताइए लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या लगने वाला बल कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा ना। कैसे होगा देखो, हम लोग जानते हैं अगर ना तो हमको बेटा मास दिया है ना तो हमको क्या दिया है? डिस्टेंस दी है दोनों के बीच की ना। लेकिन हम जानते हैं क्या F इक्वल टू होता है कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये दिया है 1000 न्यूटन,
बराबर कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ देते हैं। अब ये नहीं कह रहा कि इसके मास में कोई चेंजेस नहीं किया जा रहा ना, कह रहा जो इसकी डिस्टेंस है उसको कितना कर दिया जाए, 10 टाइम कर दे रहे हैं। अगर 10 टाइम करोगे तो कह रहा है कितना बल लगेगा। हम लेके मान लेते हैं एफ डैश लग रहा है ना, बदल गया है भाई, डिस्टेंस को चेंज करोगे तो होगा नहीं होगा। अब ये कितना हो जाएगा, तो लगेगा कितना बेटा जी m1 इंटू m2 अपॉन डिस्टेंस को हमने कितना कर दिया 10 टाइम, तो क्या हो जाएगा 10r का होल स्क्वायर। तो एफ डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन 100 आर स्क्वायर। अब ये कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1000 है ना। एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1000 अपॉन 100 डिवाइड करेंगे कितना आ गया 10 न्यूटन। इसका मतलब है कि बल क्या हो जाएगा, लगने वाला बल कितना हो जाएगा, मान कम हो जाएगा ना। यही तो सीखे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है इनके बीच की दूरी बढ़ाओगे तो मान क्या होगा, लगने वाला बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आया समझ में, नोट डाउन करिएगा। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। ये तो बेटा कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं इस यूनिवर्स में, इनके बीच जो लगने वाला बल है वो एफ कितना है 625 न्यूटन है, एज्यूम करते हैं इतना है। और जो इनका मास है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, तो लगने वाला जो बल इनके बीच की डिस्टेंस अभी r है। अब ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में इनके बीच की दूरी को हम लोग कितना कर रहे हैं बेटा 25 गुना बढ़ा दे रहे हैं। कितना कर दे रहे हैं 25 गुना हमने क्या किया बेटा बढ़ा दिया। 25 गुने का मतलब क्या है, अगर ये r था तो r का 25 गुना कितना होगा 25r, यही तो होगा 25r हमने कर दिया। और जो मास है वही है m1 इंटू m2 कह रहा है इनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कैसे होगा, 1 न्यूटन आएगा ना, कैसे आएगा चलिए देखते हैं 1 न्यूटन कैसे आएगा। F इक्वल टू क्या होता है कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। कितना लग रहा है बेटा, F की वैल्यू दिया 625 न्यूटन, तो कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। आया समझ में। अब सेकंड चीज कह रहा 25 गुना बढ़ा दिया जाए। 25 गुना बढ़ाओगे तो एफ डैश हो जाएगा, कितना होगा डायरेक्ट करेंगे, आर स्क्वायर की जगह बेटा 25r रखेंगे ना, और 25r का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 625 आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ डैश बराबर कितना होगा, ये यहाँ पूरी वैल्यू कितनी दी है एफ की वैल्यू यहाँ 625 आएगी, यहाँ 625 बटे 625 कर दिया जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा एफ डैश बराबर 1 न्यूटन। आ समझ में, इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा ना सारे। अगर दूरी को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग मास पे देखते हैं कि ये दो कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास बेटा क्या है बेटा कुछ भी है, इनके बीच की दूरी को कितना कर दिया जाए, क्वेश्चन पहले r थी, r को हम लोग बढ़ा के बेटा कितना कर दिया, r को r ही रहने देते हैं। यहाँ पे इनका जो मास है पहले का हम लोग 3 गुना कर देते हैं, दोनों मास कितना कर देते हैं 3 गुना। मान लेते हैं ये पहले बेटा m1 था और ये m2 था, ठीक है। क्वेश्चन कैसे होगा कि दो पिंड जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है कुछ दूरी पर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। उनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है वो एफ डैश जो है बेटा हम लोग मान लेते हैं एफ जो है 81 न्यूटन है। कितना है 81 न्यूटन का फोर्स इन पर लग रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि इनके द्रव्यमानों को 3 गुना कर दिया जाता है, इन दोनों के द्रव्यमानों को कितना कर देते हैं 3 गुना कर देते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण इनके बीच लगने वाले आकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो एफ कितना आएगा कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, एफ दिया है 81 न्यूटन इक्वल टू कितना हो जाएगा कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर के इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। डिस्टेंस जितनी है उतनी है ना, आर है आर है, लेकिन इनका मास हमने अब क्या किया, मास को हमने क्या कर दिया बेटा इंक्रीज कर दिया, मास को बढ़ा दिया ना। ये क्या थे, ये डिस्टेंस आर ही है, ये मास यहाँ पर कितना था m1 था, हमने इसको 3 गुना कर दिया, इसको भी 3 गुना कर दिया। अब कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा ना, चलिए देखते हैं। तो एफ डैश बराबर डायरेक्ट किया जाए 3m1 इंटू 3m2 अपॉन आर, तो आर स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। तो एफ डैश बराबर कैपिटल जी 3 3 जा
9 इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो 9 को हम लोग बाहर लिख सकते हैं बेटा, नहीं, 9 कैपिटल जी M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर के। और F डैश हमको यह पता है ना, इसकी वैल्यू देखिए ऊपर पता है नहीं कितना दिया हमको, 81 न्यूटन दिया है कि नहीं दिया है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, F डैश इक्वल टू 9 इंटू ये कितना दिया है 81, कितना हो जाएगा बेटा 729 न्यूटन। क्या हो जाएगा 729 न्यूटन। अब आया समझ में कि घटने और बढ़ने का क्या मतलब है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है मास बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यहाँ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, पहले फोर्स बेटा 81 न्यूटन था, हमने दोनों के मास को बढ़ा दिया तो कितना हो गया फोर्स 729 न्यूटन ना। ऐसे ही अगर मास को कम कर दिया जाएगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और डिस्टेंस वाले में हम लोगों ने देखा ही कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी फोर्स कम होगा, अगर डिस्टेंस घटेगी तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। आया समझ में। तो गुरुत्वाकर्षण नियम यही के इसका क्या है, ये न्यूमेरिकल था। स्टेटमेंट में क्या होता है, किन्हीं दो पिंडों के बीच, ये है ना, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कैसा है, ये आकर्षण बल है। ध्यान देना, दोनों मान लेते हैं ये दो ऑब्जेक्ट है, ये इसको इधर से खींच रहा है, इसको इधर से, दोनों एक दूसरे की तरफ खींच कह रहा है। तो वही है कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है गुरुत्वाकर्षण का नियम, यही था इसका न्यूमेरिकल। आया समझ में। नोट डाउन करिए तो इसके आगे लगाते हैं। चलिए बेटा, इसके आगे क्या पढ़े थे हम लोग, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। ये क्या है बेटा, अभी तक हम लोगों ने देखा कि इस ब्रह्मांड के बारे में देखा ना, दो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य एवं पृथ्वी, या किसी के भी बारे में। अब हम लोग देखते हैं पृथ्वी का गुरुत्वीय बल क्या है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल से तात्पर्य यह है कि इसमें एक तो पृथ्वी हो गई और दूसरा क्या होगा, कोई और ऑब्जेक्ट हो गया, पृथ्वी पर ही हो गया, पृथ्वी के बाहर हो गया, ठीक है, इन पर लग रहे। ये क्या होता है गुरुत्वीय बल, क्या होता है पृथ्वी का। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय बल ये होता है कि पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर क्या करते हैं, जब हम लोग किसी भी वस्तु को ऊपर से छोड़ा जाता है क्या होता है, नीचे आता है कि नहीं आता है, पृथ्वी के सरफेस पर गिर जाता है नहीं गिरता है। क्यों गिरता है, क्यों, क्योंकि क्या हुआ बेटा, अर्थ क्या करती है, सभी वस्तुओं पर एक बल लगाती है जिसे हम लोग कहते हैं पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। आया समझ में। इसका मतलब क्या है, जब किसी भी वस्तु को पृथ्वी की तरफ छोड़ा जाता है तो वो क्या पृथ्वी की सतह की तरफ छोड़ा जाता है, क्या कहते हैं, पृथ्वी पर एक बल लगाती है, जिस बल के कारण वो वस्तु आकर पृथ्वी की सतह पर क्या होती है बेटा, गिरती है। आया, ये भी क्या आकर्षण बल है ना। तो गुरुत्वीय बल वह आकर्षण बल है जिस बल से पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है, उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहा जाता है। आया समझ में। इसी गुरुत्वीय बल के कारण क्या उत्पन्न होता है बेटा, गुरुत्वीय त्वरण। क्या उत्पन्न होता है, गुरुत्वीय त्वरण। ये क्या होता है, जब किसी भी वस्तु को अगर हाइट को बेटा हम लोग मान लेते हैं इस चाक को गिराएंगे, ऊपर से नीचे गिराओगे तो क्या होगा, नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। अगर प्रारंभिक वेग इसका हमने जब पकड़ा, ये कितना है, 0 है ना, लेकिन जब ये पृथ्वी से टकराएगी तो इसका वेग 0 रहेगा। 0 का मतलब मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर ये नीचे गिर रही तो इसका मतलब क्या है, इसका वेग में परिवर्तन होगा नहीं। और हम पढ़े हैं वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहते हैं नहीं कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते थे वहां जब पढ़े थे मोशन वाले चैप्टर में, क्या कहा जाता है, त्वरण, एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। और इसको किससे डिनोट किया जाता है बेटा, स्मॉल जी से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8। यूनिट क्या होगी, जो त्वरण की होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बीमा निकालोगे तो LT माइनस क्या आएगा, 2। या कैसी राशि है, या एक सदिश राशि है। आया समझ में। गुरुत्वीय त्वरण क्या है, जब किसी भी वस्तु को पृथ्वी या कोई भी वस्तु जब पृथ्वी की ओर गिरती है तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उस वस्तु की क्या होती है बेटा, वेग में परिवर्तन होता है, उस वस्तु का वेग बढ़ता जाता है। जैसे जैसे उस वस्तु का वेग बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
या इसकी बीमा क्या होती है, LT-2 एक ऐसी राशि है सदिश, क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती नहीं होती है, एक निश्चित दिशा है ना, दिशा तो नहीं बदल रही है लेकिन क्या बदल रहा है, वेग बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, और वेग में परिवर्तन की वजह से क्या उत्पन्न हो जाता है, त्वरण। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध ना, कैपिटल जी एवं स्मॉल जी में संबंध। तो स्मॉल जी बराबर क्या देखा था हम लोगों ने, स्मॉल जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर, सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर। यही होता है कि नहीं होता है, यहीं से हम लोगों ने वैल्यू निकाला था, क्या, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू जो 9.8 आती है, कहाँ, यहीं से तो निकला था। कैसे निकला था, स्मॉल जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11। मास का अर्थ का मास कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 kg। अर्थ की रेडियस कितनी होती है, 6.4 मानते हैं इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। जब इस पूरे को हम लोग सॉल्व किए थे, क्या आया था बेटा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया कि नहीं आया। यहाँ पर बताइए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए अगर हमको क्या निकालना था बेटा, गुरुत्वीय त्वरण निकालना था, वो उसका मान है m है, नहीं है ना, बोलिए। मान लेते एक ये अर्थ हो गई, दूसरा एक ऑब्जेक्ट, इसका मास कैपिटल m है, इसका मास स्मॉल m है, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया था नहीं स्मॉल m, वहां पर कैसे हुआ था पता है, m इक्वल टू m कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। ये एक इक्वेशन ये हम लोगों ने बनाया था, एक बनाया था, ये बराबर क्या होता है mg, यहाँ m से m कैंसिल आउट, g बराबर क्या हो गया था, स्मॉल जी कैपिटल जी कैपिटल m अपॉन आर स्क्वायर ना। इस फार्मूले के तहत बेटा कहाँ गया, इसके द्वारा हम लोग किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी पिंड का क्या निकाल सकते हैं, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण निकालना। हम लोगों ने निकाला भी था, मून का जीएम बराबर कितना आया था, 1.6 ऐसा समथिंग आया था, नहीं आया था 1.6 ना। हम लोगों ने देखा था जो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है, 1/6 देखे थे नहीं, कितना होता है, 1/6 गुना होता है। जैसे किसी का वेट बेटा चंद्रमा पर कितना है, 60 न्यूटन है ना, वहां पर 60 किलोग्राम है, कहाँ, चंद्रमा पर, तो यहाँ पर सॉरी पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर कितना हो जाता था, तो चंद्रमा पर भार बराबर क्या होता है बेटा, 1/6 गुणे पृथ्वी पर भार ना, तो 1/6 गुणे 60 कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। आया समझ में, हमने निकाला था फार्मूले से, कितना आया था, 1.6 समथिंग आया था न्यूटन, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में, क्या रिलेशन होता है कैपिटल जी और स्मॉल जी में, तो स्मॉल जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल एम क्या है, जिस पिंड का क्या निकालना है, गुरुत्व बल निकालना है, और आर क्या है, उसकी क्या कहलाती है बेटा, रेडियस। आया समझ में, नोट डाउन करिएगा। चलो देखते हैं बेटा, कैपिटल जी एवं स्मॉल जी में अंतर, कैपिटल जी एवं स्मॉल जी में अंतर लिखाएंगे ना, ऐसे बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो क्या है बेटा, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ना, इसका मतलब ये सभी जगह क्या रहता है, सेम रहता है, बदलता नहीं है। जबकि ये क्या है बेटा, जी की वैल्यू सभी जगह फिक्स नहीं रहती है। क्यों नहीं है, इसको देखते हैं। हम लोगों ने स्मॉल जी बराबर देखा है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो हमारी रेडियस है, रेडियस जितना ज्यादा होगा जी उतना कम होगा, रेडियस जितना कम होगा जी उतना ज्यादा होगा ना, उसका मास जितना ज्यादा होगा जी उतना ज्यादा होगा, मास जितना कम होगा जी उतना कम होगा। ठीक है, कैपिटल जी तो फिक्स है कि नहीं फिक्स है, यहाँ पर कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, यही तो है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, वो तो फिक्स ही है। अब ये बताओ जो हमारी अर्थ है बेटा, ये क्या है, पूरा ऐसा सर्कल है, नहीं है ना। हम लोगों ने पढ़ा था ज्योग्राफी में कि अर्थ का शेप कैसा है, जियोइड है कि नहीं, जियोइड का मतलब पृथ्वी का शेप पृथ्वी की तरह है, पृथ्व्याकार जिसे कहते हैं हिंदी में। तो इसका मतलब क्या है, जो बेटा हमारी अर्थ है वो पोल पर क्या है बेटा, चिपटी हुई है। क्या है, चिपटी हुई है। चिपटी हुई का मतलब क्या है, अगर सेंटर से रेडियस लेंगे तो सर्कल में तो रेडियस हर पॉइंट पे क्या होता है, हर जगह सेम होता ही नहीं होता है।
अगर ये आर है तो ये भी आर रहेगा, ये भी आर रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आर है, यहाँ पर इसको मान लेते हैं आर डैश। अगर चिपटी है तो ये रेडियस थोड़ी कम होगी, नहीं होगी। और इस फार्मूले से अगर रेडियस कम है तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बताइए ये क्या है, ये इक्वेटर है ना, यही तो इक्वेटर था। ऐसी अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या इक्वेटर पढ़े या विषुवत रेखा पढ़े हैं ना, यही तो बताए थे। तो अब बताइए अगर यहाँ पर रेडियस ज्यादा है तो यहाँ पर जी का मान क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर क्या होगा, जी का मान बेटा ज्यादा होगा, क्योंकि रेडियस क्या है, कम है। तो पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है, जबकि भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। आया समझ में। उसके बाद इसका मान कहीं बदलता नहीं है, लेकिन इसका मान अलग अलग जगह अलग अलग होगा। जैसे कैपिटल जी तो सेम रहेगा ना, चाहे चंद्रमा पृथ्वी का निकालोगे, चंद्रमा सन का निकालोगे, किसी का भी। लेकिन यहाँ पर ये जी का मान, क्योंकि मास भी बदलेगा पिंड का और उसकी रेडियस भी बदलेगी, क्या होगा ये, अगर इसका मास और इसकी रेडियस अगर दोनों चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे बेटा, इसका कैपिटल जी का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, लेकिन जो स्मॉल जी का मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी बीमा अगर चाहे तो हम लोग निकाल सकते हैं ना कैपिटल जी की, कैसे निकलेगी बताए थे। तो कैसे देखो, F बराबर जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, रटना नहीं है। तो जी बराबर क्या आ जाएगा बेटा, कैपिटल F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब F बराबर क्या होता है, ना याद आए F का मान लो, नहीं हमको याद है बीमा, तो F बराबर क्या होता है, m में इंटू आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा बेटा, ये m1 इंटू m2। चलो m क्या है, मास है ना, मास को किससे लिखते हैं, कैपिटल M से। और एक्सीलरेशन की पता है कितनी होती है, LT माइनस 2 ना, L इसको ऐसे बेटा डिनोट किया जाता है LT माइनस 2 बॉक्स में। रेडियस को, दूरी को L है, इसका L स्क्वायर हो जाएगा बटे m1 और m2 क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल M इंटू कैपिटल M। अब यहाँ से क्या लगेगा, एक्सपोनेंट लगेगा, घातांक लगेगा ना, जोड़ो गांठोगे जो भी करोगे एक्सपोनेंट सब क्या आएगा, ये m इंटू एम स्क्वायर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा m की पावर -1, L से L जुड़ जाएगा, L क्यूब हो जाएगा बेटा, और क्या बचेगा t माइनस 2। तो कैपिटल M की बीमा क्या होती है, m-1 L की पावर 3 t माइनस 2। जबकि त्वरण की बीमा, गुरुत्वीय त्वरण है, इसकी बीमा क्या हो जाएगा, LT माइनस 2। अगर अंतर लिखने को कहेगा तो लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, आया समझ में। एक चीज और, यहाँ पर अगर इसके स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी m अपॉन आर स्क्वायर है, तो अगर देखा जाए किन्हीं भी दो वस्तुओं को एक साथ अगर गिराएंगे तो क्या होना चाहिए, दोनों एक साथ पहुंचने ना, क्योंकि जो ये जी है बेटा स्मॉल जी, ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, जिस ऑब्जेक्ट को गिराया जा रहा है उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर मोर के पंख को और एक हाथी को बराबर गिराओगे तो क्या होगा, दोनों बराबर गिरेंगे, नहीं गिरेंगे। हाथी ना लो, सिक्का ही ले लो, बुक ले लो, कुछ भी तो गिराया जाएगा, दोनों एक साथ गिरनी चाहिए, लेकिन गिरती तो नहीं है ना। अगर अभी यहीं से एक चाक को, एक मिनट चलो देख लेते हैं, ये पॉलीथीन है, चाक है, दोनों को समान हाइट से गिराएंगे, ठीक है। पहले कौन गिरा, चाक। गिरना क्या चाहिए, इस लॉ के हिसाब से, इस नियम के हिसाब से दोनों को क्या करना चाहिए, बराबर गिरना चाहिए ना। लेकिन चाक तो पहले गिर गया और इसके बाद ये बाद में गिर गया पॉलीथीन। क्यों ऐसा, इसलिए है बेटा क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है, इसका मास ज्यादा होने की वजह से इसका एयर रेजिस्टेंस क्या इस पर कम काम किया, उस पर जो वायु का प्रतिरोध है क्या हुआ, ज्यादा लगा। अगर वैक्यूम में गिराया जाएगा दो के दोनों क्या होंगे, साथ ही गिरेंगे। आया समझ में। इसके बाद एक पॉइंट इसमें बच रहा है, मुक्त पतन, ठीक है, फ्री फॉल, इसको देखते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, फ्री फॉल वाले पे न्यूमेरिकल। जो गति के 3 समीकरण पढ़े हैं हम लोग, v इक्वल टू क्या, u इक्वल टू क्या होता है बेटा, v इक्वल टू u प्लस at, दूसरा क्या है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा क्या है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के समीकरण में हम लोग पढ़े थे नहीं पढ़े थे, वहाँ ये है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे। जब किसी भी वस्तु को बेटा मुक्त रूप से गिराया जाएगा तो अगर बिना बल लगाए गिराए तो पृथ्वी के आकर्षण के कारण गिरेगा, और जब पृथ्वी के आकर्षण के कारण गिरता है तो उसी को कहते हैं मुक्त पतन हो रहा है, यानी कि बिना कोई बल लगाए वो अपने आप गिर रहा है। यहाँ पर जितनी जगह ए है वहां पर क्या रखेंगे, जी की वैल्यू लेते हैं जब मुक्त पतन होता है
तो यही क्वेश्चन फिर हमारा तीनों क्या बन जाएगा, v बराबर u प्लस जी टी बनेगा, पहला इक्वेशन। दूसरा बन जाएगा s बराबर बेटा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बन जाएगा। और तीसरा क्या बनेगा, तीसरा इक्वेशन बनेगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs। यही तीनों पे हमको न्यूमेरिकल देखना है। अगर ये आता है, यहाँ पर पता है ना v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है ना, कौन से फार्मूले कब लगते हैं इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं। अगर टाइम दिए, अगर बेटा एक टाइम ना दिया हो, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग दिया हो, एक्सीलरेशन दिया हो, उनके बीच की डिस्टेंस पूछी जाए कितनी दूरी तय की, तो क्या लगाते हैं, इसमें से लगाते हैं। अगर टाइम दिया तो यहाँ से जो भी इक्वेशन जहाँ सुटेबल होता है उस हिसाब से तीनों को हम लोग क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। आया समझ में, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो देखते हैं, कोई नई चीज नहीं बेटा, ये बता भी चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। जब किसी वस्तु को बिना बल लगाए कुछ ऊंचाई से छोड़ दिया जाता है तो क्या आएगा, नीचे आएगा ना, इसी को कहते हैं फ्री फॉल। इसी को क्या कहा जाता है, फ्री फॉल, मुक्त पतन कहते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ से एक चीज देखते हैं, गति के समीकरण 3 पढ़े हैं। पहला क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा क्या है, s इक्वल टू बेटा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और तीसरा क्या है, v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। न्यूमेरिकल इतना आसान होता, पता नहीं लोग क्यों घबराते हैं, एकदम आसान से सारी वैल्यू अगर हमको पता है। तो यहीं पर जब कोई वस्तु बेटा फ्री फॉल होती है तो वहां पर एक ही जगह हम लोग क्या लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण ले लेते हैं। क्या यूज किया जाता है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू जी की वैल्यू होती है कितना बेटा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लिया जाता है। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी होती है। अगर लेकिन कब लोगे, जब प्रश्न में दिया होगा तभी। जहां जहां ए है वहां पर हम लोग क्या रख देंगे बेटा, गुरुत्वीय त्वरण जी को। तो हमारा नया इक्वेशन क्या बनेगा, v बराबर u प्लस जी टी। दूसरा क्या बन जाएगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2gs। बस और कुछ नहीं है। आया समझ में। इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं क्या। पहले छोटा सा लगवाएं, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिए, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में, वर्टिकली दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। ऊपर की ओर फेंका जाता है, फेंका जाता है, जल्दी लिखो। और यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। फेंका जाता है और यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, कह रहा है ज्ञात कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन बेटा है। क्या कह रहा है, कह रहा है ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट है, वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई। वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई, ऊपर फेंकी गई। सेकेंड पॉइंट है, वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय। वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय। वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय। हो गया, गया समय हो गया। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर का मतलब बेटा ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। मान लेते हैं ये बेटा अर्थ की सरफेस है और इसको हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंका, कोई पत्थर है कुछ भी है, ये यहाँ तक गया। ये कितनी दूर गया बेटा, 10 मीटर। यही क्या है, इसकी हाइट। क्या है, कितनी ऊंचाई तक गया बेटा, ये
10 मीटर की ऊंचाई तक गया कि नहीं गया, यही तो है। अब ये जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका वेग कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो वेग कम होगा ना, क्यों? क्योंकि पृथ्वी इसको नीचे की तरफ एक बल लगाकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। तो ये अधिकतम ऊंचाई कहाँ तक पहुंचा बेटा, यहाँ तक। तो ये हाइट को हम लोग क्या कहेंगे, इसका मतलब ये यस है कि नहीं है। गति वाले समीकरण में कोई वस्तु जितनी दूर चलती थी, तो यह भी तो कितनी दूर चल रही है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही नहीं कर रही, कितनी गई, 10 मीटर गई। अब यहाँ से तो इस पे जी कितना लगेगा, जी होगा कि नहीं होगा, जी की वैल्यू हमको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन इस पे कैसा लग रहा है, जी इसके वेग को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, इसके वेग घट रहा है ना, तो जी कैसा हो जाएगा बेटा, निगेटिव, मंदन हो जाएगा। नहीं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी है। हमसे पहला प्रश्न क्या पूछा है, कह रहा है वस्तु किस वेग से ऊपर फेंकी गई है, यही तो पूछ रहा है। कह रहा है वस्तु किस वेग से ऊपर फेंकी गई है, हमको नहीं पता है किस वेग से फेंकी गई है। अब ये बताइए, फेंकी जाएगी प्रारंभिक वेग होगा कि अंतिम वेग होगा, प्रारंभिक वेग होगा ना। हम लोग मान लिए बेटा प्रारंभिक वेग कितना हमको नहीं पता है, यही तो फाइंड आउट करना किस वेग से फेंकी जाए। लेकिन यहाँ पर जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी तो इसका वेग कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड होगा कि नहीं होगा। कोई भी वस्तु अगर एक अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी तो एक पॉइंट के लिए इसका वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर वेग 0 होगा। उसके बाद वो फिर पृथ्वी के गुरुत्व बल के प्रभाव के कारण नीचे गिरने लगेगी, तो यहाँ पर इसका वेग कितना हो गया, 0। अब हमसे क्या करा बेटा, हमको टाइम नहीं पता है ना, तो कौन सा गति के 3 समीकरण थे, v बराबर u प्लस ए टी है, सॉरी जी टी एक मान लेते हैं। दूसरा क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस 2g s। हमसे पूछ क्या रहा है, u पूछ रहा है ना, समय तो नहीं दिया, अगर टाइम हमको नहीं पता है ना तो ये लगा सकते हैं ना, ये क्वेश्चन लग सकता है ना, नहीं लगेगा। बचा कौन सा, ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से लगाते हैं। हम जानते हैं v स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा, u स्क्वायर प्लस 2g s। u कितना है, v कितना है बेटा, फाइनल वेलोसिटी 0 है ना, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर किसी भी वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तभी तो नीचे गिरेगी। तो v का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर बराबर u, हमको फाइंड आउट करना है, u को u रहने देते हैं, u स्क्वायर प्लस 2, ये कितना है माइनस 9.8। जब तक प्रश्न में नहीं दिया होगा कि ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, तब तक क्या रखेंगे 9.8 ही, इंटू एस क्या हो जाएगा बेटा, चली गई दूरी 10 है, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 0 बराबर v स्क्वायर, सॉरी u स्क्वायर, e स्क्वायर माइनस ये 10 पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 जा 16, 196, इसको ट्रांसफर करोगे तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, u सॉरी u है यार बार बार, u स्क्वायर बराबर 196, तो u स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर है 14 का, u बराबर कितना होगा 14 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब है इसको किस वेग से ऊपर फेंका गया है बेटा, 14 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या किया गया है, ऊपर फेंका गया है कि नहीं फेंका गया है। और सेकंड पॉइंट हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरी चीज कह रहा है बेटा बताइए कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में इसके द्वारा लिया गया समय कितना है, यानी कि 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में समय कितना। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन लगा दो ना, तीनों लग जाएगा, क्योंकि एस भी पता है हमको, यू भी पता है, टी पता है, सारी चीजें। टी तो फाइनल करना, चलो पहला ही लगाते हैं, आसान पड़ेगा। तो सेकंड क्या कह रहा था, यहाँ से यहाँ तक जाने में ये कितना समय लिया है, तो अब बताइए v कितना है, v तो 0 ही होगा, लिख देते हैं u प्लस 80, v कितना है 0 बराबर u कितना आ गया 14 प्लस g कितना होता है बेटा माइनस 9.8 इंटू टी, इधर हो जाएगा 9.8 टी बराबर 14, टी बराबर कितना हो जाएगा 14 अपॉन 9.8, यही तो होगा। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल ऑफ 14 अपॉन सॉरी 140 अपॉन 98, 2 से कैंसिल आउट कर दो, कितना हो जाएगा 70 अपॉन 49, अभी भी कटेगा 7 से, काटोगे कितना आएगा 10 अपॉन 7। अब इसको पॉइंट में जाएगा ना, 7 1 जा 7 30, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, इतने सेकेंड, कितना सेकेंड लगेगा बेटा
1.42 सेकेंड। 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में इसको कितना लगेगा? 1.42 सेकेंड का टाइम लगेगा। आ गया समझ में? नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। इसके आगे का न्यूमेरिकल कल लगाते हैं, ठीक है।